मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्रोध को समझ लिया होगा और साथ ही साथ सहनशीलता को भी समझ लिया होगा। आपने ये भी समझ लिया होगा कि क्रोध के हानि क्या है और लाभ क्या है, सहनशीलता के लाभ क्या हैं और हानि क्या है। बस फ़र्क इस बात पर पड़ता है कि कहाँ आपको क्रोध दिखाना चाहिए और कहाँ आपको सहनशील बने रहना चाहिए। क्रोध दिखाना और क्रोध करना दोनों में ऊर्जा की मात्रा का फ़र्क होता है। जब आप क्रोध दिखाते हैं तब क्रोध आपका संतुलन में होता है और जब आप क्रोध करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी बुद्धि पर हावी होने लगता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मानव की दूसरी मानसिक समस्या की ओर। इसी दूसरी मानसिक समस्या के बाद ही क्रोध आता है। ये दूसरी समस्या ही तय करती है कि मानव क्रोध करेगा कि नहीं करेगा। क्या कभी आपने महसूस किया है कि क्यों एक मानव दूसरे मानव का अपमान करता है? क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हीन या तुच्छ समझता है? क्यों अपनी बात को मनवाने के लिए ज़बरन दबाव डालता है? किसी को क्यों धमकाता है? क्यों एक मानव दूसरे कमज़ोर मानव को सताने में संकोच नहीं करता है? आप मानव के इस व्यवहार को क्या नाम देंगे? चलो मैं इसे घमंड के नाम से जानता हूँ। आप इसे जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। इसके भी बहुत नाम हैं, जैसे अहंकार, एटीट्यूड, गर्व करना, प्राउड करना आदि। आपको घमंड, अहंकार, एटीट्यूड, प्राउड में अंतर दिखेगा, लेकिन जब आप ऊर्जा की दृष्टि से समझेंगे तो केवल ऊर्जा की मात्रा का अंतर होगा, जो बुद्धि को किस मात्रा में प्रभावित करता है। बस इन्हीं स्थितियों का नाम है, अर्थात जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसी घमंड की एक स्थिति का नाम आत्मसम्मान अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात स्वाभिमान, और इसी को मैं कह रहा हूँ संतुलन लाइन। सभी मानव की संतुलन लाइन एक जैसी ही होती है, अर्थात आत्मसम्मान प्रत्येक मानव का एक जैसा ही होता है। कभी कभी से लोग कहते हैं मेरी इज्जत का सवाल है। जब मानव का घमंड संतुलन लाइन अर्थात एकाग्रता की अवस्था में होता है तो बुद्धि की क्षमता का शून्य न होना इसे कहते हैं। इससे जब ऊपर होगा तो मानव दूसरे को तुच्छ या हीन समझेगा। अर्थात जब मानव का घमंड संतुलन लाइन के ऊपर होगा तब वह दूसरे को तुच्छ समझेगा, और जब मानव का घमंड संतुलन लाइन के नीचे होगा तो वह स्वयं को ही तुच्छ या हीन समझेगा। जब मानव अपनी घमंड की ऊर्जा को इस स्थिति में रखता है कि वह ना तो दूसरों को तुच्छ समझता है और ना स्वयं को तुच्छ समझता है, तो यही ऊर्जा उसे सुकून देती है। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो वह दूसरों को अपमान की ऊर्जा से जलाएगा। अगर ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है तो स्वयं को ही तुच्छ समझकर स्वयं का तिरस्कार करेगा। आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आपकी घमंड की ऊर्जा संतुलन लाइन पर है या उसके ऊपर है या उसके नीचे। अब इस बात पर चर्चा हो जाए कि मानव को किस किस बात पर घमंड आता है या घमंड दिखाता है। जीवन में आपने देखा होगा कि लोगों को पैसों का घमंड होता है, किसी को अपनी ताकत का घमंड होता है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड होता है, तो किसी को अपनी सुंदरता का घमंड होता है। घमंड के क्षेत्र और भी हो सकते हैं, उन्हें आप स्वयं समझिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पुरुष और स्त्री में कौन महान है? आप मेरा प्रश्न फिर से सुनिए
कि पुरुष और स्त्री में कौन महान है, उसका उत्तर आप सोचिए। मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, सोचिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में एक उत्तर आ गया होगा। चलिए उस उत्तर को आप बनाए रखिए। अब मेरी बात आगे थोड़ा ध्यान से सुनिए। सोच लिया, अगर पुरुष मान है तो मान लीजिए कि अचानक इस दुनिया की सारी महिलाएं गायब हो जाएं। केवल मानना है, ऐसा होगा नहीं, पर कल्पना करके देखिए। अगर पुरुष मान है तो मान लीजिए कि इस दुनिया की सारी महिलाएं गायब हो जाएं। तो सोचिए पुरुष कितने समय तक जीवित रह सकता है। मेरे अनुमान से अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। चलो अब दूसरी बात, अगर स्त्री मान है तो मान लीजिए कि अचानक से दुनिया के सारे पुरुष गायब हो जाएं। इसे मानना है, ऐसा होगा नहीं, थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो स्त्रियां कितने दिनों तक जीवित रह सकती हैं? शायद अधिक दिन तक नहीं। अच्छा जीवन जीने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इनमें से केवल एक महान क्यों? विचार करिएगा। अरे दोनों का महत्व तो है। अगर स्त्री पुरुष में श्रेष्ठता, महानता खोजते रहेंगे तो घृणा, कलह का एहसास ही मिलता रहेगा। प्रेम, सुकून का एहसास आप कभी नहीं पाओगे, क्योंकि आत्मसम्मान सभी का एक जैसा ही होता है। क्योंकि हीनता में कोई जीना नहीं चाहता, श्रेष्ठता में सभी जीना चाहते हैं। यह बात तो मैं रोज़ देखता हूँ कि लोगों को दूसरों का क्रोध और घमंड बुरा लगता है, पर वह स्वयं क्रोध और घमंड करता है, उस पर वह एक पल भी नहीं सोच पाता कि इससे दूसरों को कितना कष्ट होता होगा। पर यह गलती वह बार बार करता रहता है, कर रहा है। ना स्वयं अच्छा एहसास पा रहा है और ना दूसरों को अच्छा एहसास दे पा रहा है। आपने कभी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि देखो वह पैसों के नशे में कितना चूर है, अपनी सुंदरता के नशे में कितना चूर है। और नशे का अर्थ घमंड की उसकी बुद्धि की सोचने की क्षमता को कम कर दिया है। नशे से मुझे एक बात और याद आ गई कि नशा करने से बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। जब व्यक्ति नशे में होता है तो वह कुछ भी बोलता रहता है, उसमें घमंड बढ़ जाता है, घमंड आते ही क्रोध बढ़ जाता है। मानो अकेले नहीं जी सकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए उसकी आवश्यकताएं होती हैं, वह उन्हें अकेला नहीं पूरा कर सकता। फिर भी घमंड किस बात का? इसलिए मानव एक सामाजिक प्राणी है। जिस मानव के पास कम रिश्ते होते हैं वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अर्थात अकेलापन मानव को खाने लगता है। जिस दिन मानव की सामाजिक बुद्धि कम विकसित होती है, जिस मानव की सामाजिक बुद्धि कम विकसित होती है वह तनाव में अधिक रहता है। क्रोध और घमंड रिश्ते को दीमक की तरह खा लेती है। अब मैं आपको क्रोध और घमंड का संबंध बता दूं। जब मानव को ये स्पष्ट पता होता है कि सामने वाला मानव कमज़ोर है तो उसे उस मानव पर क्रोध आएगा और उसे वह गाली देगा, शारीरिक कष्ट देगा, अवश्य देगा। यदि मानव को यह स्पष्ट हो जाए कि सामने वाला मानव उससे बलशाली है,
ज्ञान, धन या शारीरिक बल से उससे ताकतवर है तो उस पर उस मानव को कभी क्रोध नहीं आएगा, और आएगा भी तो सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा, वो देख भी नहीं पाएगा कि सामने वाला क्रोधित हो रहा है। अगर आपको कोई यह दिखाना चाहे कि आप तुच्छ हो तो आप अपने अंदर से इसे स्वीकार ही ना करें कि तुम तुच्छ हो। उससे कुछ मत कहो, उसे कहने दो, एक दिन समय उसे ही तुच्छ बना देगा, यह भी निश्चित है। क्योंकि कोई व्यक्ति तुच्छ होता ही नहीं है। कोई किसी चीज़ में पारंगत होता है तो कोई किसी चीज़ में। घमंड ऊर्जा का गतिक रूप होता है। घमंड शांत रूप में नम्रता होती है। अब आपकी समझदारी तय करेगी कि आपको कितना घमंड करना है और कितना नम्रता रखनी है। घमंड और नम्रता होने पर जो आपको एहसास मिलेगा, आप उससे भी बच नहीं सकते। आप स्वयं समझ सकते हैं कि घमंड और नम्रता के क्या लाभ और हानि है। घमंड के क्या लाभ हानि होता है और नम्रता के भी लाभ व हानि होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि घमंड बहुत बुरी चीज़ है और नम्रता बहुत अच्छी चीज़ है, किंतु दोनों की अति ही खराब होती है। अब यदि आप ये समझें कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, तो अगर ज्ञान सुनने के लिए कोई ना हो तो आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। और आप बहुत प्रेम करने वाले हों और कोई आपको प्रेम करने के लिए ही ना हो तो आपका प्रेम का कोई मतलब नहीं है। आप में बहुत हुनर है, अगर हुनर देखने वाला ही नहीं है, समझने वाला ही नहीं है, तो आपका हुनर भी व्यर्थ है। तो अपने घमंड की ऊर्जा को इस तरह स्थिति में ला दो कि ना तो आप स्वयं को तुच्छ समझो, ना दूसरों को तुच्छ समझो। तो उस समय जो आपको सुकून मिलता है, उसी सुकून को हर मानव ढूंढता है। वो सुकून, वही सुकून ही प्रेम है। क्योंकि प्रेम को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। ये एक एहसास है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। अब मानसिक समस्या का तीसरा बिंदु मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और आप शायद अनुमान लगा चुके होंगे कि वो तीनों बिंदु कौन होंगे। फ़िलहाल इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए, और मैं कोई नई चीज़ भी नहीं बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, बस मैं उसकी ओर थोड़ा ध्यान आपका ले जाना चाहता हूँ ताकि आप भी अपना जीवन सुख में बिता सकें। धन्यवाद।